नमस्कार, मैं अनुज सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करूंगा खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश जो है सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है। जिस समय खिलजी वंश की स्थापना हुई तो खिलजी वंश की स्थापना के समय इतिहासकारों ने इसे खिलजी क्रांति का नाम दिया गया। तो खिलजी क्रांति इसे क्यों कहा गया? देखिए, इसके पीछे कारण ये था कि गुलाम वंश के जो शासक हैं ये अपने आप को तुर्क मानते थे और तुर्की लोग गैर तुर्कों को निम्न मानते थे। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जाति भेदभाव है। तो बलवन, जैसे हमने पहले बलवन पढ़ा है, तो बलवन क्या करता है, बलवन अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसमें समस्त अधिकारी उसके तुर्की जाति के हैं और गैर तुर्कियों को वो शासन से निकाल देता है। लेकिन जिस समय खिलजी गद्दी पर बैठते हैं तो खिलजी ने ऐसा नहीं किया। खिलजी योग्यता के आधार पर क्या करते हैं, पद का वितरण करते हैं। तो इतिहासकारों के द्वारा इसी कारण इसे खिलजी क्रांति नाम दिया गया था। अब कारण ये था, देखिए यहाँ पे जिस समय फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है तो दिल्ली के लोगों के द्वारा उसका स्वागत नहीं किया जाता। इसके पीछे कारण, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कारण यह है कि इन्हें गैर तुर्क माना जाता था। और बर्नी भी ये कहता है कि खिलजी जो है तुर्क नहीं है। लेकिन बाद में रिसर्च हुई और रिसर्च से पता चला खिलजी भी तुर्क ही थे। अब इन्हें फिर खिलजी क्यों कहा गया? जब ये तुर्क थे तो इन्हें खिलजी क्यों कहा गया? इसके विषय में कहानी ये है कि अफगानिस्तान में हेलमंद घाटी के जो आसपास का जो क्षेत्र है ये खल्ज कहलाता था। तो काफी समय पहले तुर्की लोग यहाँ पे आकर बस गए थे और चूंकि ये स्थान खल्ज कहलाता था तो यहाँ के लोगों को बाद में खिलजी कहा जाने लगा। ठीक है, तो मेजर रेवर्टी के अनुसार खिलजी तुर्कियों की 64 नस्लों में से एक थे। ठीक है, तो खिलजी भी, कहने का मतलब ये है कि खिलजी भी क्या थे, खिलजी भी तुर्क ही थे। अब खिलजी वंश का जो संस्थापक है ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैकुकाबाद और क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और इसके समय सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब ये गद्दी पर बैठा लगभग इसकी आयु 70 वर्ष थी। तो आइए फिरोज खिलजी के विषय में पढ़ते हैं। आइए जो है फिरोज खिलजी के विषय में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या खास बात है इसके समय की। देखिए, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है ये 1290 से 1320 है। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम पीरियड है ये 1290 से 1296 है। इसके द्वारा दो उपाधि धारण की गई है। एक उपाधि है इब्ने सईफ। इब्ने सईफ का अर्थ होता है तलवार का बेटा, और दूसरी उपाधि है शाइस्ता खां की। तो होता यह है कि ये बंदा जो है, ये बंदा था कौन? देखिए, ये बंदा जो है फिरोज खिलजी बलवन के समय उसके शाही सेना का अंगरक्षक था और कैकुकाबाद के समय इसका प्रमोशन होता है और इसे आरिजे मुमालिक बनाया जाता है। आरिजे मुमालिक का अर्थ होता है सेना का प्रमुख या मुख्य सेनापति आप कह सकते हैं। तो कैकुकाबाद के समय ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर था और इससे पहले ये बरन का गवर्नर भी रह चुका था। बरन जो जगह है ये है बुलंदशहर। ठीक है, बरन जगह जो है ये है बुलंदशहर। खिलजियों के विषय में एक चीज मैं और भी बता दूं। खिलजी जो है, खिलजियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो होता यह है कि जब 1191 में तराइन फर्स्ट हुआ था तो तराइन फर्स्ट के समय मोहम्मद गोरी जो है घायल हो गया था। तो कहा यह जाता है कि मोहम्मद गोरी की जो है रक्षा एक खिलजी के द्वारा ही की गई थी। तो सबसे पहले खिलजियों का उल्लेख वहां पर मिलता है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बलबन के समय जो है ये अंगरक्षक है और बाद में कैकुकाबाद के समय आरिजे मुमालिक बना। तो अब जब ये गद्दी में बैठता है तो इसके समय की खास बात क्या है? मैंने भी आपको बताया कि 70 वर्ष की आयु में ये दिल्ली की गद्दी में बैठा और दिल्ली की गद्दी में बैठने के बाद क्या है, इसने मुसलमानों के प्रति नर्म रुख अपनाया। तो यहाँ पे ये है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या है, उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लेकिन इसकी उदारवाद की जो नीति है, एक जगह वो एक्सेप्शन हो जाता है उसमें, और ये एक्सेप्शन था सिद्धि मोला के विद्रोह के समय। सिद्धि मोला कौन था? सिद्धि मोला एक सूफी संत था और ये गज ए शंकर जो एक सूफी संत हैं चिश्ती के, उसका शिष्य था। तो होता यह है कि इस पर आरोप ये लगा कि सिद्धि मोला की जो खानकाह है, अब देखिए खानकाह क्या होती है, फकीर जहां निवास करते हैं उस स्थान को खानकाह कहा जाता है।
तो इसमें के इस पे आरोप लगाया गया कि इसकी खानखा में सुल्तान के विरोधी आके जो है सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, अब ये भी कहा गया है कि इसने नसरुद्दीन की जो बहन थी उससे शादी की थी और ये द्वारे से शमसी वंश की स्थापना दिल्ली में करना चाहता था। तो इस वजह से क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा सिद्दी मोल्ला को हाथी के पैरों के तले कुचलवा के इसकी हत्या करा दी गई थी। ये फिरोज खिलजी के खिलाफ एक भीषण मतलब जो है आरोप लगाया गया कि वैसे तो उसने किसी मुसलमान की हत्या नहीं की, लेकिन एक सूफी संत की उसने हत्या की। और ये वो सूफी संत था, मतलब यहाँ पे ये है कि फिरोज खिलजी का जो लड़का है जिसे खाने खाना, फिरोज खिलजी का एक लड़का है जिसे कहा गया है खाने खाना, तो खाने खाना भी जो है सिद्दी मोल्ला का क्या है, सिद्दी मोल्ला का समर्थक है। और सिद्दी मोल्ला की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही खाने खाना की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये एकमात्र फिरोज खिलजी के खिलाफ एक्सेप्शन है, यानी कि उसने जो उदारवाद की जो नीति अपनाई है उसका एक विवाद है। अदरवाइज फिरोज खिलजी जो है उदारवाद की नीति भी अपनाता है। कारण यह है कि इसके समय क्या हुआ, डाकुओं के द्वारा विद्रोह किया गया। देखिए ये क्वेश्चन पिछले पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो जब डाकुओं ने वहां पे दिल्ली के आसपास लुटेरों ने विद्रोह किया था, तो उन लुटेरों और डाकुओं को इसने कड़ी सजा नहीं दी, उनको नाव में बैठा के बंगाल भिजवा दिया था। इसी प्रकार इसी के समय 1290 में जब गद्दी में बैठता है तो बलवन का भतीजा मलिक छज्जू विद्रोह करता है। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर जगह जो है ये प्रयागराज के आसपास है। कड़ा मानिकपुर का जो है वो सूबेदार था और मुगुसुद्दीन की उसने उपाधि धारण की थी। तो फिरोज खिलजी मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाता है और दबाने के बाद मलिक छज्जू को माफ कर देता है। तो ये एक मतलब कहने का मतलब मैं बता रहा था कि उसने कहा था कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त मैं बहाना नहीं चाहता, तो ये उसकी उदार नीति थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि आगे था क्या क्या। सिद्दी मोल्ला वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया है और उसने विरोधियों के प्रति उदार नीति अपनाई, ये भी मैंने आपको बताया है। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पहले ये पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। यहाँ आ जाइए आप। मणिपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने 1290 में विद्रोह किया, ठीक है, और इस विद्रोह को फिरोज खिलजी के द्वारा माफ कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पे ये हुआ कि कड़ा मानिकपुर में इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन को फिर नियुक्त किया। और ये वो अलाउद्दीन है जो आगे जाके क्या करता है, आगे जाके शासक बनता है। ये अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जान की हत्या करके शासक बनता है। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे हुआ था। देखिए इसके बाद होता यह है कि इसी के समय मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर पर घेरा किया। रणथंभौर इस समय चौहानों के अधीन है और चौहान यहाँ पे जो शासक है ये है हमीर देव। 2 आक्रमण किए गए थे रणथंभौर पे, लेकिन रणथंभौर पे जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को हमीर देव ने हर बार असफल किया। तो बार बार जब आक्रमण असफल हुए तो इसने कहा कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त मैं नहीं बहा सकता, तो ऐसे 100 किले भी मुसलमानों की जान पे मैं न्यौछावर करता हूं। तो जब ये रणथंभौर को नहीं जीत पाया तो इसने ये लाइन कही थी। और रणथंभौर अभियान के समय ही ताजुद्दीन कूची का विद्रोह भी हुआ था। अब ताजुद्दीन कूची कौन था? ताजुद्दीन कूची चालीसा का एक सदस्य था और इसने रणथंभौर अभियान के समय जो है सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि ये विद्रोह भी बाद में दबा दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है 1292 में हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला ने भारत पे आक्रमण किया। अब हलाकू कौन है? हलाकू एक मंगोल शासक था। तो हलाकू का एक पुत्र था अब्दुल्ला, उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भारत पे आक्रमण किया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया। हालांकि इसने मंगोलों के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाई। इसने मंगोलों से अपनी लड़की की शादी की, यानी कि क्या हुआ ये देखिए, इसने मंगोलों के प्रति उदार नीति अपनाई। वह अपनी पुत्री का विवाह उलूग खां से किया। यानी कि जो ये आक्रमण करता है अब्दुल्ला का जो बाद में उत्तराधिकारी है उलूग खां से ये क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी करता है। और इसके बाद में लगभग 4000 मुसलमानों ने इसके समय में लगभग 4000 मंगोलों ने मुस्लिम धर्म अपनाया
और इसने एक स्थान पे बसाया। वो स्थान मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपने सुना होगा दिल्ली में एक जगह है मंगोलापुरी। तो मंगोलापुरी वो स्थान है जहां पे मंगोलों को बसाया गया था और ये मंगोल नवीन मुसलमान कहलाए। तो आप ये याद रखेंगे, ये नवीन मुसलमान। अब ये नवीन मुसलमान जो है आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, नवीन मुसलमान कौन है? वे मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। कारण यह था कि मंगोल पहले क्या थे? बौद्ध धर्म की समन्वयवादी शाखा से थे। और देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे मध्यकाल में, आगे जब हम पढ़ते हैं बाबर, तो बाबर भी जो है मंगोलों का ही वंशज है। तो मंगोल शुरुआत में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और बाद में इन्होंने क्या कर लिया था? इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4000 मंगोलों ने इस समय इस्लाम धर्म स्वीकार किया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी लड़की की शादी उलूग खां के साथ की। अब यहां पे बात आती है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। और इसी के समय, यानी कि मैं अभी ये बात कर रहा हूं कि फिरोज खिलजी के समय हुआ ये कि फिरोज खिलजी के समय दक्षिण भारत पे पहली बार आक्रमण किया गया। और ये दक्षिण भारत पे पहली बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कारण यह है कि इससे पहले जितने भी शासक हैं, केवल जो मोहम्मद गोरी या फिर उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था, उसी क्षेत्र को जीतने में लगे रहे। इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण पे पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम आता है कि दक्षिण पे पहली बार आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और अगर पूछता है कि किसके समय किया गया था, तो फिरोज खिलजी के समय किया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे क्या होता है, जिस समय मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा है, मलिक छज्जू ने जब सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था, तो सुल्तान ने इस विद्रोह को दबा दिया था। और इस विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन खिलजी ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी जो है फिरोज खिलजी बना देता है। तो यहां से होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा जागती है। और इस महत्वाकांक्षा को जगाता है मलिक छज्जू। मलिक छज्जू ने कहा कि अगर सफल विद्रोह करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी, अब देखिए यहां पर आइए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में मालवा को लूटा था। अब मालवा क्षेत्र, ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र है ये है मालवा। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो मालवा का एक पठार है। तो 1292 में अलाउद्दीन खिलजी मालवा को लूटता है। और जिस समय मालवा को लूटता है उसी समय इसे दक्षिण भारत की समृद्धि के विषय में पता चलता है। अब चूंकि मन में महत्वाकांक्षा है सुल्तान बनने की, तो सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा इसे जो है दक्षिण भारत पे दोबारा आक्रमण करने के लिए, मतलब दक्षिण भारत पे आक्रमण करने के लिए इसे उत्सुक करती है। तो होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पे आक्रमण करता है। और दक्षिण भारत पे आक्रमण कहां पे करता है? देवगिरी पे। देवगिरी इस समय यादव वंश के हाथ में है। यहां पे यादव वंशी शासक रामचंद्र देव शासन कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप, जिस समय बिना सुल्तान की अनुमति के दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। और यहां पे ये अपनी जगह अलाउल मुल्क को नियुक्त करता है। अलाउल मुल्क जो है बरनी का चचा जान है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, बरनी का चाचा है अलाउल मुल्क। अपने स्थान पे जहाँ पे ये सूबेदार है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था ये, तो अपने यहाँ स्थान पे वहां पे अलाउल मुल्क को नियुक्त किया। और अपने चाचा से यानी कि सुल्तान से बिना अनुमति लिए दक्षिण भारत पे आक्रमण किया। सुल्तान से बिना अनुमति लिए आक्रमण करना इस समय विद्रोह माना जाता था। लेकिन इसने ऐसा किया कि ये दक्षिण भारत पे गया और दक्षिण भारत पे जाके देवगिरी पे इसने आक्रमण किया और देवगिरी के राजा रामचंद्र को पराजित किया। और पराजित करने के बाद वहां से बहुत सारा धन लूटा। तो दक्षिण भारत पे सफलतम आक्रमण करने वाला पहला जो शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी है। तो मैं काफी बार बता रहा हूँ, आप ये याद रखेंगे। अब देखिए आगे क्या है, जैसे यहाँ पर बताया, दक्षिण भारत पर हमला अलाउद्दीन ने किया और देवगिरी को क्या कर लिया? जीत लिया। तो देवगिरी का जो शासक है ये है रामचंद्र। ये मैंने
यहां मैं लिखता हूं रामचंद्र देव, और इसका पुत्र था शंकर देव। ये दोनों जो है पराजित होते हैं और ये वादा करते हैं कि हम एलिचपुर एक जगह है, मैं यहां भी लिख देता हूं एलिचपुर की जो है हम प्रतिवर्ष आय आपको भेजते रहेंगे। तो जब ये क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण को किया और यहाँ से बहुत सारा पैसा इसके हाथ लगा, तो इसके मन में फिर सुल्तान बनने की इच्छा थी वो और प्रबल हुई। अब ये क्या करता है, देखिए ये बात जब पता चलती है जलालुद्दीन खिलजी को, तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि भाई जो पैसा लूटा है वो वापस कर। तो ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई है जो जलालुद्दीन खिलजी के पास है, उसे एक खबर देता है कि मैं सारा पैसा सुल्तान को देने को तैयार हूं, लेकिन सुल्तान को इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, मतलब कड़ा मानिकपुर आना पड़ेगा। तो चूंकि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी है, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है कड़ा मानिकपुर आने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर आता है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करता है, और इसकी हत्या करने के बाद ये क्या बनता है, ये सुल्तान बन जाता है। तो यहां से आगे देखिए क्या होता है। देखिए जब ये मैंने भी आपको बताया अलाउद्दीन ने अपने चाचा का वध किया, और ये वध हुआ 20 जुलाई 1296 को। ये 22 जुलाई 1296 को इसका वध किया, और वध करने के बाद जो है ये दिल्ली की ओर आता है। अब इस समय क्या होता है, जब जलालुद्दीन खिलजी का वध हो जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी की जो विधवा है उसका नाम है मलिक जहान। मलिक जहान क्या करती है, अपने एक लड़के जिसका नाम है रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाती है। तो फिरोज खिलजी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी करता है दिल्ली से, मतलब ये जो है कड़ा मानिकपुर से और दिल्ली तक रास्ते में जितने भी सूबेदार हैं उन्हें अपनी ओर मिलाता है, और खूब धन जो है रास्ते में बरसाता चलता है, ताकि लोग इसके खिलाफ विद्रोह ना करें। और इसके बाद क्या करता है, ये रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली से हटा के खुद दिल्ली का शासक बन जाता है। तो ये था हमारा फिरोज खिलजी। अब फिरोज खिलजी के समय जो अन्य पॉइंट है वे भी आप देख लें। फिरोज खिलजी ने क्या किया था, दीवाने वकूफ नामक एक नया विभाग बनाया था। तो ये क्या करता है, दीवाने वकूफ क्या है, ये व्यय के कागजों की जांच करने वाला अधिकारी है, मतलब जितना खर्चा हुआ है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए किसने अधिकारी बनाया था, जिसका नाम था दीवान ए वकूफ। ठीक है। अब इसी के समय, मतलब फिरोज खिलजी के समय जो अमीर हाजिब है, अमीर हाजिब कौन होता है, ये दरबारी शिष्टाचार का एक प्रमुख अधिकारी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस प्रकार सेक्रेटरी होता है, ऐसे ही अमीर हाजिब भी एक पद है जो दरबार में शिष्टाचार बनाने का कार्य करता है। सुल्तान के काफी पास ये पद होता है। तो इस समय अमीर हाजिब कौन है, अहमद चक है। अहमद चक कौन था, ये फिरोज खिलजी के रिलेशन में, मतलब काफी रिलेटिव था। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन देखो पीजीटी एग्जाम में भी आया, दिल्ली के आसपास जो लुटेरे हैं उनका दमन करता है, और इन्हें ये बंगाल में, मतलब एक नाव में बैठा के बंगाल भेजता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ भी आया है। इसके बाद क्या है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसी के समय शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष है। देखिए अमीर खुसरो ने लगभग 7 से 8 शासकों का शासनकाल देखा था, और अमीर खुसरो ने अपना राजनीतिक जीवन बलबन के लड़के महमूद के समय शुरू किया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जाकर देखिए। तो अमीर खुसरो जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो को तोताई हिंद भी कहा गया है। अब इसके बाद क्या है, ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी का वजीर था। तो आज का जो हमारा सेशन है जलालुद्दीन खिलजी ये खत्म हुआ, कल हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। आज के लिए धन्यवाद।